24 साल की आयुषी अपने पिता के मौत के बाद नौकरी का फार्म भरती है और उसको नौकरी मिलने ही वाली थी। लेकिन कोई उसकी माँ को भड़काता है। उसकी माँ से आकर कहता है कि देखो तुम्हारी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, वो तो पढ़ाई करके भी नौकरी पा सकती है। अगर तुम अपनी बेटी को नौकरी दे दोगी तो तुम्हारे बेटे का भविष्य क्या होगा। क्योंकि जो आयुषी का भाई होता है वो मानसिक रूप से लाचार होता है, दिव्यांग होता है। अब उसकी देखभाल के लिए माँ को चिंता होती है। माँ को उसकी बातें सही लगती है और माँ जो है नौकरी के लिए आवेदन करती है और अपने पति के स्थान पर नीरज शर्मा को नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद जो बेटी होती है आयुषी, वो गुस्सा हो जाती है। उसको लगता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। क्योंकि बचपन से भी उसको यही लगता था कि बेटे पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जो नीरज शर्मा होती हैं वो नौकरी करने लगती हैं, लेकिन इधर जो बेटी होती है वो माँ से डिमांड करती है। कहती है कि जो आगरा हाईवे पर 5 बीघे ज़मीन है और एक घर मेरे नाम कर दो। जो नीरज शर्मा होती हैं वो आयुषी को यही समझाती हैं कि देखो बेटा, LLB करने के बाद तुम एक अच्छी वकील बन सकती हो, जज बन सकती हो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो और नौकरी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो आयुषी होती है वो अपनी माँ से झगड़ा करती है। वो यही कहती है कि मुझे 5 बीघे ज़मीन और एक घर मेरे नाम कर दो। लेकिन नीरज शर्मा ये सब चीज़ें करने से मना कर देती है। तभी आयुषी शर्मा अपने चाचा के यहाँ पर जाती है, वहीं पर जाकर रहने लगती है। वहीं पर आयुषी अपने चाचा के लड़के के साथ रहने लगती है। वहीं पर LLB की पढ़ाई कर रही होती है, कानून की पढ़ाई कर रही थी। जाहिर सी बात है, पढ़ाई करने के बाद वो वकालत करती, या तो जज बनती या फिर सरकारी नौकरी उसको ज़रूर मिलती। अब वहीं पर वो पढ़ाई करने लगती है, लेकिन वहीं पर उसके जो परिवार वाले होते हैं, जो चाचा होते हैं, जो चाचा के लड़के होते हैं, आयुषी के कान भरना शुरू कर देते हैं। और आयुषी भी कहीं ना कहीं अपनी माँ से गुस्सा होती है, क्योंकि एंड समय पर उससे नौकरी छीन ली गई थी। अब आयुषी को यही लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ बचपन से अन्याय कर रही थी और एंड समय पर मुझे जो है नौकरी नहीं मिली और मेरे हाथ से नौकरी भी छीन ली गई। अब दोस्तों सोचिए, यही सब सोचकर जो आयुषी होती है वो सोचती है अगर मैं माँ को अपने रास्ते से हटा दूं तो मेरी माँ की नौकरी मुझे मिल जाएगी। अब यही सोचकर वो अपने चाचा के लड़कों के साथ प्लान बनाती है और 7 लाख रुपए खर्च करके किलर, जो सुपारी किलर होते हैं, उनको हायर करती है। उसी में सब जो है चाचा शामिल हो जाता है, चाचा का लड़का शामिल हो जाता है और 3 जुलाई 2026 को अपनी माँ का एक्सीडेंट करवा देती है। क्योंकि वो अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो कानून की पढ़ाई भी कर रही थी। रोड एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हो सकता है रोड एक्सीडेंट में नीरज की मौत हुई है। उसी तरह से वो लोग प्लान बनाए थे और नीरज शर्मा को एक थार के द्वारा कुचलकर मौत के घाट उतार देते हैं। शुरू में सभी लोगों को यही लग रहा था कि रोड एक्सीडेंट में नीरज शर्मा की मौत हो गई है, लेकिन जब इस कांड का खुलासा होता है तो लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब इस हत्याकांड का खुलासा होता है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जो लड़की के मामा होते हैं वो भी तरह तरह के सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। बात सिर्फ नौकरी की नहीं थी, बात सिर्फ 5 बीघे ज़मीन की नहीं थी। मामला बहुत संगीन था। बहुत जो है शातिर तरीके से अपनी माँ को मौत के घाट उतारा गया था। सोचिए, एक 24 साल की लड़की जो LLB की पढ़ाई कर रही है, कानून की पढ़ाई कर रही है, वकालत कर रही है, वो उसी कानूनी दांव को जो है अपनी माँ के ऊपर लगा देती है। अब सोचिए, अगर घर का ही चोर घर में डाका डालेगा तो दूसरे लोग उसमें साथ कैसे न दें। राजस्थान में रहने वाले विजय कुमार जयपुर हाई कोर्ट में LDC होते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क में कार्यरत होते हैं। वहीं पर वो नौकरी करते हैं और उनकी शादी नीरज शर्मा से हो जाती है। नीरज शर्मा से शादी होने के बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम आयुषी रखा जाता है और कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। लेकिन बदकिस्मती से वो बेटा जो है लाचार होता है। लाचार होने की वजह से जो पत्नी नीरज शर्मा होती हैं वो लगातार अपने बेटे की देखभाल करती हैं और अपनी बेटी से ज़्यादा जो है अपने बेटे को चाहत रखती थी। अब जैसे जैसे आयुषी बड़ी होती है
जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा हो रहा था, आयुषी को लगने लगा था कि मेरे से ज़्यादा मेरे भाई के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं थी। पिता जो है अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2025 में ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से विजय शर्मा की मौत हो जाती है। कि मौत के बाद जो नौकरी होती है वो आयुषी शर्मा को मिलने वाली थी। आयुषी शर्मा उसके लिए फार्म भी भर देती है। लेकिन तभी भी जो आयुषी शर्मा के मामा होते हैं, जो नीरज शर्मा के भाई होते हैं, वो नीरज शर्मा को समझाते हैं कि आयुषी शर्मा जो है वो नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रही है और उसको वह नौकरी जो है बाद में भी मिल सकती है, उसकी तो अभी बहुत सारी उम्र पड़ी है। राकेश शर्मा के द्वारा अपनी बहन को ये भी कहा जाता है कि अगर बेटी को नौकरी दिला दोगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा और इस बच्चे का भविष्य तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि बेटी नौकरी पा जाएगी, वो अपनी मर्जी की मालिक बन जाएगी और हो सकता है उसका भविष्य भी खराब हो जाए। इन्हीं सब बातों पर विचार करने के बाद जो नीरज शर्मा होती हैं वो नौकरी के लिए आवेदन करती हैं और अपने पति के स्थान पर अनुकंपा नौकरी करने लगती हैं। अब इसी बात को लेकर जो आयुषी शर्मा होती है वो नाराज़ हो जाती है। वो अपनी माँ से झगड़ा करती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, अगर नौकरी मुझे नहीं देना है तो मत दो, मुझे 5 बीघे जो ज़मीन है, जो 5 बीघे ज़मीन है और नया वाला जो घर है वो मेरे नाम पर कर दो। लेकिन नीरज शर्मा अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा अभी पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई करने के बाद तुमको नौकरी मिल जाएगी, वैसे भी तुम्हारा ही तो सब कुछ है। आयुषी अपनी माँ से झगड़ा करने के बाद अपने चाचा मोहन के पास चली जाती है और वहीं पर अपने चाचा के लड़के के साथ, जिसका नाम बलराम होता है, वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगती है। LLB की पढ़ाई कर रही होती, कानून की किताबें पढ़ रही थी। कानून की किताबें पढ़ने के साथ साथ वो हर दांव पे जानना चाह रही थी कि जो एक वकालत के तौर पर काम आने वाले थे। सोचिए, कानूनी पढ़ाई तो कर रही थी लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अब माँ के प्रति नफरत फैल रही थी, नफरत जो है जन्म ले रही थी। वो यही सब सोचकर जो है प्लान बनाती है और अपने चाचा के लड़के बलराम से कहती है कि मुझे अपनी नौकरी जो है पाना है, मेरी माँ ने मेरी नौकरी छीन लिया है, इसके लिए चाहे मुझे अपनी माँ को रास्ते से हटाना पड़े तो मैं रास्ते से हटाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम इसमें मेरा साथ दोगे तो ये 5 बीघे ज़मीन और इस घर में तुम्हारा भी हिस्सा दिया जाएगा। अब जो चाचा का लड़का होता है, जो बलराम होता है, वो तैयार हो जाता है। आयुषी अपने भाई बलराम के साथ प्लान करने के बाद जो बलराम होता है ये बातें अपने पिता को बताता है, तो जो उसका पिता मोहन होता है वो भी इस साजिश में शामिल हो जाता है। साजिश में शामिल होने के बाद ये लोग प्लान बनाते हैं और नीरज शर्मा को मारने के लिए एक किराए की थार लेते हैं। करीब 3 महीने पहले जो है नीरज शर्मा को थार से कुचलकर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस साजिश में आयुषी शर्मा सफल नहीं हो पाती है। नीरज शर्मा की जान बच जाती है, लेकिन नीरज शर्मा को लगने लगता है कि कहीं न कहीं मेरे साथ गलत होने वाला है, मेरे जान के पीछे कोई ना कोई पड़ा है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो नीरज शर्मा होती हैं वो यही सब सोचकर जो है अपने घर में CCTV कैमरे लगवाती हैं, अपने घर में जाली लगवाती हैं, ताकि जो हमला करने वाला है या फिर मेरे ऊपर जो भी अटैक होगा उसकी निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जा सके। लेकिन यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाने के बाद जो आयुषी होती है वो दूसरा प्लान तैयार करती है, क्योंकि जो नीरज शर्मा होती है कैमरे लगने के बाद, घर में जाली लगाने के बाद नीरज शर्मा को यही लगता था कि मेरी जान खतरे में है और वो काफ़ी समय से जो है घर के अंदर ही रहा करती थी, बहुत कम ही बाहर जाया करती थी। अब जो इधर आयुषी होती है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माँ को बाहर कैसे निकाला जाए। आयुषी शर्मा अपनी माँ को घर से बाहर निकालने के लिए टोटके करती है, टोना जादू करती है, घर में नारियल फेंकती है, जला हुआ कपड़ा फेंकती है, गुड़िया फेंकती है, लेकिन उसकी माँ जो है घर से बाहर फिर भी नहीं निकलती है।
जब उसकी माँ नीरज शर्मा घर से बाहर नहीं निकलती है तो जो आयुषी शर्मा होती है उसको लगता है कि अब किस प्रकार से माँ की हत्या करी जाए, और वो अपने चाचा के लड़के बलराम के साथ एक बार फिर से प्लान बनाती है और सभी लोग मिलकर जो है एक साजिश फिर से रचते हैं। तो जो नीरज शर्मा होती हैं वो अपने बेटे को ट्यूशन ले जाया करती थी और हर वक्त अपने बेटे के साथ में ही आना जाना उनका लगा रहता था। और इसी प्लान को जो है वो लोग तय करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना नीरज शर्मा को जो है ट्यूशन के बहाने घर से बुलाया जाए और आधी रास्ते में थार से कुचलकर उनकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ प्लान करने के बाद जो आयुषी शर्मा का भाई होता है, जो बलराम होता है, वो एक अपने रिश्तेदार को शामिल करता है जिसका नाम हेमंत कुमार होता है। वो 35,000 में एक थार को किराए पर लेता है और उसी थार से जो है नीरज शर्मा की कुचलने की योजना बनाई जाती है। लेकिन आयुषी शर्मा अपने चाचा के लड़के से यही कहती है कि देखो मेरे भाई को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरी माँ जो है मेरे भाई के साथ हर वक्त हमेशा उसके साथ रहती है, इसलिए मेरे भाई को कोई खरोंच भी ना आए, मैं सिर्फ माँ को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। अब उसी प्लान के मुताबिक 3 जुलाई 2026 को जो नीरज शर्मा होती हैं शाम के 4:30 बजे अपने बेटे को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ छोड़कर वापस लौट रही थी, क्योंकि जो आयुषी होती है वो निगरानी कर रही होती है। वो अपनी माँ को फ़ोन करके घर वापस बुलाती है और कहती है कि ज़रूरी काम है माँ, वापस आ जाओ। जो आयुषी की माँ होती है वो फ़ौरन वहाँ से वापस लौटती है, लेकिन वापस लौटते ही उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस बेटी के कहने पर वो वापस घर जा रही है, बीच रास्ते में ही उसका मौत इंतज़ार कर रही है। 2 लोग मोटरसाइकिल से निगरानी कर रहे थे और एक तरफ थार खड़ी थी, और जैसे ही नीरज शर्मा मेन पॉइंट पर पहुंचती हैं वहां पर मोटरसाइकिल सवारों के द्वारा जो है इशारा किया जाता है और जो थार होती है वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है और नीरज शर्मा को इतना ज़ोरदार टक्कर मारती है कि जो नीरज शर्मा होती हैं वो लगभग 100 फीट दूर जाकर गिरती हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब वहाँ पर रोड एक्सीडेंट होता है तो आयुषी को पता लगता है और उसके परिवार वालों को पता लगता है, तो आयुषी वहाँ पर रोते बिलखते हुए वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद जो है रोने का नाटक करती है, झूठी मूठी संवेदनाएं व्यक्त करती है। जब एक्सीडेंट की खबर नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा को पता चलती है तो राकेश शर्मा भी मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर राकेश शर्मा को आयुषी का हाव भाव देखकर कुछ डाउट होता है और जो राकेश शर्मा होते हैं वो पुलिस वालों से यही कहते हैं कि एक बार कम से कम इस हत्या की जो है जो सीसीटीवी कैमरा है, जो एक्सीडेंट हुआ है, कम से कम उसकी एक बार जाँच होना चाहिए। उनकी आग्रह पर जो पुलिस वाले होते हैं वो जांच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को जांच करना शुरू कर देते हैं। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो नीरज शर्मा होती हैं वो दाहिने साइड से रोड की ओर जा रही थी और जो कार होती है, जो थार पीछे से टक्कर मारती है, वो दाहिने साइड में जाकर कार जो है नीरज शर्मा को टक्कर मारती है। अब जब ये सीसीटीवी कैमरा पुलिस वालों के हाथ में लगता है, पुलिस वालों को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं है बल्कि साजिश के तहत की गई एक हत्या है। अब पुलिस वाले सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आयुषी शर्मा से पूछताछ करते हैं। आयुषी शर्मा जो है सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती है, सही तरीके से सवालों का जवाब देने में असमर्थ होती है। जब पुलिस वालों को आयुषी शर्मा से ठीक ठाक जवाब नहीं मिलते हैं तो जो पुलिस वाले होते हैं वो आयुषी शर्मा और नीरज शर्मा के कॉल डिटेल निकालना शुरू कर देते हैं। सीडीआर निकालने के बाद पता चलता है कि जिस वक्त नीरज शर्मा कोचिंग सेंटर से वापस घर लौट रही थी, उससे कुछ समय पहले ही आयुषी शर्मा ने अपनी मां को फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। अब यहीं से पुलिस वालों को शक होता है और पुलिस वाले आयुषी शर्मा को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन आयुषी शर्मा पुलिस वालों को धमकाती है, डराती है, क्योंकि वो बड़े बाप की बेटी थी और जो बड़े बाप की बेटी होने के कारण वो कानून की पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन पुलिस वाले उसको बहाने से लेकर जो है थाने में बिठाते हैं और वहीं पर उसको थाने के अंदर बंद करने के बाद जो उसके ताऊ होते हैं, जो उसके चाचा मोहन होते हैं, उनको भी वहाँ पर बुलाया जाता है। सारी चीज़ें साथ में रखने के बाद जो कॉल डिटेल होती है
सारी चीज़ें देखने के बाद जो आयुषी होती है वो हत्या की बात कबूल कर लेती है और जो मोहन होते हैं, जो चाचा होते हैं, वो भी हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर लेते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद पुलिस वालों को सुराग मिलता है और गाड़ी के नंबर से पता चलता है कि गाड़ी जो है किराए पर ली गई थी। 35,000 रुपये देकर इस थार को किराए पर लिया गया था और जो हत्या में शामिल लोग होते हैं वो लगभग 7 लोग शामिल होते हैं, जिन पर 7 लाख रुपए खर्च किए गए थे। सोचिए, अपनी मां को मौत के घाट उतारने के लिए 7 लाख रुपए में आयुषी शर्मा सुपारी देती है और उसमें उसका साथ देते हैं उनके चाचा और उनके चाचा का लड़का, जिनका नाम बलराम होता है। और कहा यह भी जा रहा है जो चाचा का लड़का बलराम है उसके साथ आयुषी शर्मा लिव इन रिलेशन में रह रही थी और उसी लालच में जो है अपने चाचा के बेटे को जो है लालच देती है और कहते कि अगर तुम मेरी माँ को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करोगे, मुझे नौकरी दिलाने में मेरी मदद करोगे, तो जो 5 बीघे हाईवे पर ज़मीन है और एक घर तुम्हारे नाम कर दिया जाएगा। अब उसी लालच में आकर जो चाचा का लड़का बलराम होता है और अपने एक रिश्तेदार जिसका नाम हेमंत होता है उसके साथ मिलकर सारी साजिश रचता है और किराए पर थार लाता है। किराए पर थार लाने के बाद 2 लोगों को निगरानी पर रखता है और उसी थार से नीरज शर्मा को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। आयुषी शर्मा को यही लगता था कि मेरे परिवार में मेरे बाद कौन है और मेरे बाद जो है घर की देखभाल कौन करेगा, या मेरा वारिस बीच में कोई नहीं है, मेरा भाई तो लाचार है, अगर मैं माँ को रास्ते से हटा दूँ तो मुझे जो है नौकरी मिल जाएगी और मैं राज करूँगी। यही सोचकर वो अपने माँ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है, क्योंकि पिता की मौत के बाद नौकरी उसको मिलने वाली थी, लेकिन उसके मामा के कहने पर उसकी नौकरी जो है उसके माँ के नाम पर हो गई थी और इसी वजह से आयुषी शर्मा बहुत नाराज़ चल रही थी। लेकिन बाद में जो राकेश शर्मा होते हैं, एक फ़ोन कॉल के जरिए आयुषी शर्मा पकड़ा जाती है, क्योंकि घटना से कुछ समय पहले नीरज शर्मा को फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि आयुषी शर्मा ही होती है। सोचिए, एक माँ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रही है, कानून की पढ़ाई करवा रही है, LLB की पढ़ाई कर रही थी आयुषी शर्मा, और उसी कानून के किताब से कानूनी दांव पेंच से अपनी माँ का ही कत्ल करवा दिया। सोचिए, 14 करोड़ की प्रॉपर्टी पाने के लिए अपनी माँ को ही रास्ते से हटा दे। ऐसी बेटी के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे?